हमें ये नहीं मालूम था कि राजेश खन्ना जो है मेरी बुआ ने उनको पाला था। जला के ना वो सोने को बेच के कभी हमने रोटी खाई है। माह रमजान वक्त से पहले नहीं आता, मगर घर की हालत देखकर बच्चों ने रोजे रख लिए। 1960 में तो जन्म लिया है तो पैदा होते ही नाचने लगी। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। आपकी और पुरी साहब की लव स्टोरी पे फिल्म बने तो उसका नाम क्या हो सकता है? हादसा। एक बूढ़े कैरेक्टर एक्टर के बेडरूम में झांकने में कौन इंटरेस्ट लेगा, मुझे बताओ। हिंदुस्तान में अगर एक दो एक्टर का जो अभी तक का फिल्म इतिहास है उसमें पुरी साहब नंबर 1 पे आते हैं। गुस्से में और भुखमरी में आपको आपकी औकात मालूम होती है। जिस एक्टर की आप नकल कर रही है ना, नकल करने वाला एक्टर नहीं होता। पुरी साहब की आप नकल नहीं कर सकते। उनके दरवाजे से किसी ने कार्ड डाला, उस पे लिपस्टिक का वो था, 3 दिन तो जेल में भिजवा देंगे, फ्राइडे रात को अरेस्ट करवाएंगे, सैटरडे संडे ठीक है वो बीवी बन जाए। हाँ। और मैं चाहती थी मैं जहाँ हूँ वहाँ रहूँ, है ना। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो एक राइटर है, डायरेक्टर है और पर्सनल लाइफ में एक वॉरियर है। बहुत ही शानदार तरीके से ये कहानियां कहती है, फिल्मी माहौल में पली बड़ी है। हाँ, आप इन्हें कैमरा के सामने कम देखते हैं, लेकिन इनका विजन आपने कैमरा पर देखा है या फिर किताबों में पढ़ा है। हमारे साथ है सीमा कपूर जी, जो कि एक राइटर डायरेक्टर है। लेट ओम पुरी जी जो एक्टर हैं, उनकी ये एक्स वाइफ रही है। और एक्टर अनु कपूर जो बेहतरीन परफॉर्मर है, वो इनके भाई है। सीमा जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। धन्यवाद। सीमा जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपकी किताब के लिए। बहुत ही शानदार इसका लॉन्च रहा और सभी तरफ इस किताब की चर्चा है। जी, कोई भी लेखक यही चाहता है कि जब भी वो कोई अपनी कृति लिखे, चाहे वो आत्मकथा ही क्यों ना हो, तो उसकी उसे लोग पढ़ें तो खुशी होती है इस बात की। यूं ही गुजरी है अब तक, मतलब ये टाइटल भी कैसे गुजरी है अब तक। हाँ। जी, कैसे ये टाइटल सोचा? मतलब टाइटल तो बहुत सारे सोचे थे। हाँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा जो है टाइटल वो एक्ट होगा, जो बिल्कुल सही होगा। फिर मुझे तो ये टाइटल बहुत अच्छा लग रहा था, यूं गुजरी है अब तक। मतलब जिंदगी अब तक तो ऐसे गुजरी है ना, इसका अर्थ ये है। लेकिन मेरे घर के कुछ मेंबर्स को उतना अपील नहीं कर रहा था। तो फिर मेरी जो नीस है, भतीजी, सबसे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर जी जो राइटर हैं, बहुत उनकी बेटी है जो खुद भी एक्ट्रेस है, गुरुशा कपूर। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि मैं ये बोले बताइए कौन कौन से टाइटल। मैंने कहा भाई ये सब रिजेक्ट कर रहे हैं ये लोग और मुझे तो ये पसंद। बोले सबको मारिए गोली। हाँ। आप तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाय की दुकान पे आप बैठ के ना बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे होता है ना, आम सा है लेकिन बहुत खास लग रहा है, यही रखिए। तो मुझे भी एक सपोर्ट मिल गया। तो इस तरह से ये टाइटल। और क्या आपने लाइफ के सारे किस्से डाले या कुछ किस्से अपने कहानी में डाले? नहीं, तकरीबन सारे किस्से। जो देखिए क्या होता है, जिंदगी तो मैं 65 साल की हूँ और 65 साल बहुत लंबा वक्फा होता है जीने के लिए। एक एक पल याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट डालते हैं, वो क्या रहे। और जो आपके खूबसूरत पल होते हैं, जो लम्हे होते हैं या जो साल होते हैं या महीने होते हैं, वो आपकी मेमोरी में रहते हैं। बाकी तो 4 दिन पहले क्या खाया था हमको याद नहीं रहता है। तो वो जो चीजें हैं जो बहुत, जिसने मेरी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया, जिन हादसों ने या जिन इंसिडेंट्स ने उनको समेटा है मैंने। तो क्या आपने उन इंसिडेंट को नोट डाउन किया हुआ था? कोई डायरी लिखती थी? नहीं, मैं कुछ भी डायरी नहीं लिखती थी। डायरी लिखना मम्मी लिखती थी, मेरी मदर लिखती थी, और अनु भैया लिखते हैं। अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं लिखती डायरी। तो
लेकिन चूंकि मैं खामोश बहुत ज्यादा रहती थी, इसलिए सब चीजें मेरी मेरी याददाश्त जरा अच्छी है। होल्ड बैक अपने अंदर ही रखी चीजें तो जी रही अंदर ही। और आपको बताऊं मैं कि मेरे घर वाले भी विश्वास नहीं रखते हैं। मैं जब 1.5-2 साल की थी, क्योंकि हमारे फादर की एक नाटक कंपनी थी जी, मेरे दादाजी आर्मी में थे और पूरा ददिहाल जो है आर्मी वालों का था, ऑफिसर्स का। मेरे ननिहाल जो है आर्टिस्ट सारे थे, कोई सरोद बजाता था, कोई घराना शास्त्रीय संगीत, कोई मेरी मौसी कथक नृत्यांगना थी, तो बंगाली फैमिली थी, इधर ये पंजाबी फैमिली। अच्छा। हम लोग पैदा हुए उससे पहले ही मेरे फादर, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो पाकिस्तान में भेरे में थे ये लोग, लाहौर में उनकी एजुकेशन हुई, जहाँ देव साहब की एजुकेशन हुई डीएवी कॉलेज में। तो मेरे फादर दिल्ली आ गए थे और उन्होंने एक नाटक कंपनी खोली थी। और नाटक कंपनी उन दिनों शायद हिंदुस्तान में 2-4 ही थी, अच्छा, जिनमें पायनियर थे मेरे फादर, जिन्होंने नाटक कंपनी। तो 300 लोगों का एक पूरा मुकाबला था और एक चारों तरफ कनात होती थी, बीच में टेंट्स होते थे, उसी में स्टेज होता था, उसी में सारे कलाकार रहते थे। उस वजह से हमें ना गांव-गांव ट्रैवल करना पड़ता था। फिर जब हमारी एजुकेशन के लिए हम छोटे-छोटे गांव में माँ ने मेरी कहा कि नहीं, इनको बच्चों को एजुकेशन के लिए, तो हम लोग ऐसे गांव में रुकते थे। तो इस वजह से अब जब आपने पूछा ना, मैं अपनी मेमोरी की बात बता रही हूँ कि मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि ये तब मैं वो चीजें याद दिलाती हूँ अपने भाइयों को या परिवार को, अगर तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कैसे याद हो सकती है, तुम तब 1.5 साल की थी, क्योंकि सबको मालूम है कि हम फला शहर में हम 6 महीने रहे थे या कस्बे में। तो लेकिन मुझे याद है। अच्छा, हाँ, पता नहीं ईश्वर ने कि शायद कोई चीज दी है, बाकी तो कुछ दिया नहीं। एक याददाश्त मेरी अच्छी नहीं है। तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। जब अच्छी चीजें होती तो वो हमेशा याद रहती, बट कुछ इम्पैक्टफुल चीजें होती तो वो जहन में रहती है सारी। वो एक शेर है ना, यादें माजी अजाब है यार। माजी मतलब पास्ट, अजाब बोलते नर्क, यादें हाफिजा बोलते हैं याददाश्त को। यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पास्ट की कुछ बातें हैं जो आप भूलना चाहते हैं, उसके लिए शायर बोल रहा है कि मेरी याददाश्त छीन ले मुझसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती वो यादें। सीमा जी, आपके बचपन की बातें बताइए ना, कि आपके फादर के साइड सभी लोग आर्मी में थे, तो फादर आर्टिस्टिक फील्ड में कैसे गए? वो बड़ा एक रहस्य है या डेस्टिनी कह लीजिए आप, कि फादर ने थिएटर कंपनी खोली। वो एक्टर नहीं थे, उनको शौक था कला की सेवा करना। तो उस वक्त जितने भी नाटक होते थे, तो वो नाटक कंपनी हमारे एक छोटा सा संसार बाबूजी ने बसा लिया था, इतने बड़े संसार में। क्या नाम था नाटक कंपनी का? अलग अलग नाम थे, लास्ट का जो नाम है वो मुझे याद है, मैंने किताब में पूछ के बड़े ब्रदर से, क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुई थी, तो अलग अलग नाम थे। लास्ट में उनका नाम, जो कंपनी का नाम था, वो था भोपाल थिएटर। ओके। और 1-2 महीने एक गांव में, कस्बों में रहते थे। मेरे फादर जो थे, उन्होंने बहुत बहुत पढ़े लिखे थे। अच्छा। और मतलब डीएवी कॉलेज से, जहाँ से देव साहब वगैरह, उनको 2 ही भाषा आती थी, उर्दू या अंग्रेजी। अच्छा। हिंदी पढ़ नहीं पाते थे। मैंने एक बार कहा एक पेज तो पढ़िए, तो 2-4 लाइन पढ़ के बोले बहुत ताकत लगती है। क्योंकि उस जमाने में उर्दू चलती थी कि अंग्रेजी, बड़े स्कूल होते थे तो अंग्रेजी चलती थी। तो इस तरह की जो थिएटर कंपनी होती थी, उसमें एक चीज जरूर थी कि हमारी थिएटर कंपनी में बाद में जो फिल्मों में आ गए, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हो गए, वो लोग नाम हो गया उनका, जिसमें शकीला बानो भोपाली। अच्छा। हमारी ही कंपनी की देन थी, तब वो बहुत छोटी थी, तो उनको बेचारे को लिपस्टिक भी लगाना नहीं आता, बच्ची थी। और कंपनी में कैसे आप जाके परफॉर्म करें या स्टेज पे कैसे वो करें, वो कंपनी से सीखा। लीला मिश्रा भी थी, महमूद साहब थे कॉमेडियन, जो महमूद साहब थे एक्टर, उनके फादर मुमताज अली, वो भी थे। ऐसे काफी नाम थे। प्राण साहब के मामा थे या चाचा
थे जिन्हें हम पापा जी बोलते हैं, वो भी थे, काफी बड़े बड़े कलाकार जो पापा ने, वो हमें नहीं लेकिन नाटक देखने वाला। अच्छा, क्या रीजन था? रीजन ये था कि उस जमाने में क्या था कि जैसे 70-80 तक भी फिल्मों को भी आम घरों में ना मिडिल क्लास में अच्छा नहीं समझा जाता था, नाटक कंपनी को भी वैसे ही समझा जाता था, और स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मेरी मदर उस तरह से मुझे नाटक देखने, हम लोग छुट्टियों में जाते थे, लेकिन मुझे खासतौर से अनु भैया और रंजीत भाई तो देखते थे, लड़के थे ना, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो है थोड़ा हो जाता था। कभी आपने रिवेंट किया कि मुझे भी देखना है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, जो ब्रदर्स जा रहे हैं? नहीं, मदर मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और जो मैंने किताब में लिखा है कि वो गलती आपकी, आप गिर गए, आपको चोट लगी, थप्पड़ मार देती थी पहला। तो मैंने लिखा है शॉक ट्रीटमेंट, मम्मी का शॉक ट्रीटमेंट। एक बार अनु भैया शायद 2-2.5 साल, ये 3 साल के होंगे, 4 साल के, जब छोटे से ही थे, 3 साल के, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था भोपाल में, वहां से गिर गई। गिर के वो नीचे आ गए, नीचे पथरीली रास्ता था, सड़क, सारे दुकान वाले दौड़ के सब इकट्ठे हो गए, वहां मम्मी को सब जीजी बाई बुलाते, जीजी मतलब बड़ी बहन, तो जीजी बाई अनु गिर गया, अनु गिर गया, अनु गिर गया। मम्मी दौड़ के आई, और अनु भैया ना एकदम सन्न होके चारों तरफ देख रहे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मम्मी ने आते उनको जोर का थप्पड़ लगाया, तो ये रोने लगे। फिर ये मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बच्चे को ना शॉक लगा था, कुछ भी हो सकता था, और रोए भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो शॉक में थे, क्या हो गया सर। तो उनका वो शॉक ट्रीटमेंट होता था, साइकिल से हम गिर गए हैं, चलाते हुए थप्पड़। तो मम्मी के स्ट्रिक्ट होने की वजह से ना, रिबेल और कंपनी जब बंद हुई है फिल्मों की वजह से, फिल्में जो आज हमारी रोजी रोटी है, उस समय हमारी रोजी रोटी, उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पिताजी ने थिएटर को बहुत जिंदा रखने की कोशिश की, और उसके चलते चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, कुछ भी था, मैंने कहीं इंटरव्यू में भी पढ़ा था कि आपकी मदर के गहने भी गिरवी रखे गए थे, बेचे गए थे। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो फिल्में बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ आपके पिताजी थिएटर मतलब अगर ये देखा जाए थिएटर का जो ग्लोरियस पास्ट था जी, वो ये था कि जब जनता आती थी, इतने रुपए और इतने वो आते थे पैसे कि बाबूजी, क्योंकि हम तो उसमें टेंटों में रहते थे जी, तो उनको गद्दे के नीचे ना नोट बिछा के, वो सिक्योरिटी थी, अच्छा, उसके ऊपर गद्दा डाल के नोटों के, इतना था कहाँ। फिर उसके बाद, और रंजीत भाई जब छोटे थे तो चिल्लर बोलते हैं जी, कॉइन्स, तो जैसे 12 पैसे का टिकट हुआ, ये हुआ, तो छोटे छोटे जो 2-2 पैसे के हैं, वो उनको एक ड्रम में रख दिया जाता था। अच्छा, इतना था उस जमाने में, तो 12 पैसे में आता था। तो सुबह भिखारी जब आते थे, तो रंजीत भैया के ऊपर से वार के सूप होता था, राजस्थानी सुपड़ी, सूप में भर के ना चिल्लर, उनके ऊपर से वार के भिखारियों को दिया जाता, कहा ये था। अच्छा, है ना, तो ये आपने देखा है एक टाइम पे थिएटर को जी। उसके बाद जैसे जैसे फिल्में ज्यादा पढ़ने लगी, फिल्मों का म्यार बढ़ने लगा, तो लोगों को फिल्में ज्यादा होता है, जब फिल्में डीवीडी आ गया था तो फिल्मों का प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये एक प्रोसेस है समाज का, आज ओटीटी है बड़ा थ्रेट, तो उसकी वजह से अब 250 लोगों का, 300 लोगों का राशन बोलते थे हम लोग, जो तनख्वाह होती थी वो मुहैया करना, और अगर शो बंद है तो हाफ तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा था। एक ही दिन की बात नहीं थी, ये सालों चला है। अच्छा, जो दूसरी कंपनियां बंद हो गई थी, मेरे फादर इतने लिबरल थे, इतने रॉयल थे, कि जब उनके विस्थापित आर्टिस्ट आए बाबूजी के पास, तो बाबूजी ने ना नहीं, उन्होंने कहा कि ये कहाँ जाएंगे, ये पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी कर लिया। मैंने कहा कि हम इनकी तनख्वाह लिए 250 लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आपने और 100 लोग बढ़ा लिए, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। तो मैंने कहा कैसे भी करके होगा, कुछ करेंगे। लेकिन बाबूजी मेरे
इंसान जितने अच्छे थे ना, बिजनेसमैन उतने ही खराब थे। बिजनेस उनको कभी नहीं आया। तो उस वजह से क्या हुआ कि पहले कर्जे हुए, कर्जे के बाद धीरे धीरे गहने हवन हो गए, गहने होम हो गए, गहने मम्मी के बिके, जो जो होता है घर में वो हो गया। फिर मैंने इसमें लिखा भी है कि मैं इतना समझती तो नहीं थी, और कभी मम्मी ने इतनी बड़ी फैमिली से आई थी, मेरे नाना दीवान थे टीकमगढ़ स्टेट में, और बहुत संपन्न परिवार से दोनों माता जी मेरे थे, लेकिन उन्होंने चूंकि मेरे फादर ने थिएटर कंपनी खोल ली थी, तो मेरे ददीहाल से उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था, उनको बिल्कुल ज़्यादा बाहर ही कर दिया था एक तरह से। ओके। सब लोग बोलते हैं कि ये तो नाचने गाने वालों के साथ रहता है, तो वहाँ की औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। यस। जिसका खामियाजा हमने भी बचपन में भुगता। हमारे घर में कोई, मेरी सहेली नहीं आती थी धोनी से मिलने, कोई महिला ही घर में एकदम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था, नहीं कंजर्वेटिव और शहर वाले हम लोगों को गलत समझते थे ना। हाँ, नाटक कंपनी की औरतें नाचने गाने वाली होती हैं। हाँ, उनके यहाँ कोई, हमारे यहाँ कोई फीमेल नहीं आती थी शहर की। अच्छा। हमारे घर में अच्छा। मेरी सहेलियों के फादर उनको नहीं भेजते थे, अच्छी औरतें नहीं उनके घर में। तो उसके बाद मैंने बताया ना आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी मदर ना तवे पे, उनके पास नानी ने बाबूजी ने दी हुई, जो पहले क्या होता था साड़ियों में सच्चा सोना लगता था। हाँ, चांदी और सोने के है ना। हाँ, तो वो उसको जला के ना, वो सोने को बेच के कभी हमने रोटी खाई है उनकी। अब कितना वो होता होगा ना, साड़ी, हम तो बच्चे थे तो का दिल, मतलब हाँ, औरतों को तो गहने और साड़ियों से ही प्यार होता है। और लेकिन एक उनमें एक ज़र्फ था, मेरी मदर ने कभी बाबूजी को कभी ताना नहीं दिया कि आपकी वजह से ये हो गया, ये कभी हमने उनको ना ये कहते सुना कि अरे बेटा हमारे पास क्या था, और ये जो रिग्रेट नहीं था, डिस्प्यूट नहीं था, कुछ जैसी थी काट रहे थे और बहुत और ईमानदारी के साथ। हाँ। मैंने अपने फादर को कभी, सब भी अपने माता पिता सबके लिए बहुत आदरणीय होते हैं, सबके माता पिता आदर्श होते हैं, लेकिन मैं अपने मदर फादर की बात बता रही हूँ कि हमारे यहाँ 2-2 3-3 दिन रोटी नहीं बनती थी, क्योंकि कर्जे इतने थे और शहर नए होते थे, आपके पास बेचने तक को कुछ चीज़ नहीं होती थी, कुछ भी नहीं है, और घर के किराए 8-8 महीने नहीं दिए जाते थे। तो इसके बावजूद अगर कोई कर्जदार आता था तो मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा बोल दो घर में नहीं है, सच। उनको तो बीमारी के हद तक सच बोलने का होता, हम बोलते थे बाबूजी बोल दीजिए, काय को झगड़ा नहीं, झूठ नहीं। तो ऐसे माता पिता, अब हमें समझ में आता है कि जब हम साधु संतों को पढ़ते हैं, अब जब होश संभाला तो सोचते हैं हमारे घर में ही साधु संत थे, और उस वक्त हमने कभी उनकी वैसे कदर नहीं, वैसे नहीं। हाँ, क्योंकि रोज सुनते रहते, बट वाकई में ये थॉट प्रोसेस और कहीं ना कहीं ये चीज आपकी पर्सनालिटी में भी आता है, आ जाए, उनके जैसे 10% भी बन जाए। हाँ। तो सचमुच जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि मैं तो उन्हीं को याद कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी टर्मोइल आता है। हाँ। तो मुझे वही सोचते कि उन्होंने कैसे निकाला होगा, हमसे बुरा वक्त निकाला होगा हमने तो तब, क्योंकि जब हमारा बहुत बुरा वक्त था तब वो लोग सर पे थे, है ना, तो हमें कोई चिंता नहीं थी, भूख लगी है, बस यही एक चिंता रहती थी। और लेकिन क्या है कि हम भी इतने सेंसिटिव बच्चे हो गए थे, हम चारों बहन भाई, हमें मालूम है हमारे माता पिता के पास है नहीं, तो हम जिद नहीं करते थे खाने की। वो शेर है ना कि माह रमजान वक्त से पहले नहीं आता, मगर रमजान का महीना जी, माह रमजान वक्त से पहले नहीं आता, मगर घर की हालत देखकर बच्चों ने रोजे रख लिए। क्या बात है। तो हम लोग तो वो बच्चे थे कि माँ बाप को देखते थे कि इनको शर्मिंदा कैसे करें हम रोटी मांग के, तो हम वो रहते थे। लेकिन उन सब के बीच एक बहुत, पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करते थे, दोनों माँ बाबूजी भूखे हैं, लेकिन घर में चंपक, नंदन, पराग, बच्चों की
कोई किताब हर महीने आती थी, वो कैसे मैनेज करते थे। धर्मियों लिटरेचर हमें बाद में मालूम पड़ा कि मम्मी ने घरेलू लाइब्रेरी योजना से कैसे किया होगा, कौन सा साड़ी का तार बेचा होगा, क्या किया होगा। वो पूरी जिल्द वाली ना इतनी घरेलू लाइब्रेरी योजना से किताबें मंगाती थी। हम बच्चे बहुत शौक से पढ़ते थे। और बाद में पता पड़ा कि वो गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं, कोरल आइलैंड और ना रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन हुड, वो तो वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा रही में एक्सपोजर। तो भूखे रहे, लेकिन ना उन्होंने लिटरेचर पे धीरे धीरे और जैसे जैसे बड़े हुए, शरद चंद्र दे दिया हाथ में, बंकिम चंद्र दे दिए। मेरे फादर के जो फेवरेट राइटर थे विक्टर ह्यूगो, तो उसको तो वो उनकी बाइबल थी, उसको कोट करते थे हर चीज में। तो उनका एक जो कोट है उसको शायद हम थोड़ा सा बना लें जिंदगी में, मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की। लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। जिंदगी जो है देने का, लेने के लिए नहीं है। तो ये एक बचपन रहा और उसका कोई पछतावा नहीं है कि क्योंकि जितना आप भूखे रहते हैं उतनी रोटी का स्वाद आता है। जितना आप अभाव में रहते हैं उतना आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। जैसे ये दौर थिएटर को बचाने के लिए आपके पिता ने इतना कुछ किया, फिर एक टाइम आता है जब आपके बड़े ब्रदर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो डिसीजन कैसे रहा? क्या कोई क्लैश हुआ था फैमिली में? मदर मेरी कभी नहीं चाहती थी कि हम बच्चे कभी भी स्टेज पर आए। तो वो ये था कि रंजीत भाई ने भाग कर 18 साल की उम्र में शादी कर ली। अच्छा। और वो जो हमारी भाभी है, शिवपुरी में हम लोग थे, हम पढ़ते थे। मैं शायद पहली या दूसरी में होंगी, पहली में होंगी, और अनु भैया तीसरी में थे, 2 साल बड़े। अच्छा। तो वहाँ पर थिएटर कंपनी हमारी लगी थी, उसमें ये आई थी, वो गाती थी। अच्छा। जी, दोनों बहनें आई थी। तो हम लोग को बड़ी अच्छी लगती थी, हम लोग जाते थे मिलने, उनको भी हम अच्छे लगते थे। और इस तरह से रंजीत भैया मिल लिए। और उनको मालूम था कि बाबूजी और मम्मी शायद ना नहीं मानेंगे कि नाटक में काम करने में। तो इन लोगों ने चुपके से चले गए ग्वालियर और शादी कर ली। अच्छा। इनके एक दोस्त थे, उन्होंने अपनी साइकिल बेची, तो उनकी शादी करवाई। दोस्तों तो ऐसा है। साइकिल बेची थी उन्होंने 50 रुपए में, 40 रुपए जो भी होगा। डीएल भाई को बाद में झालावाड़ में थे, बहुत अच्छे बड़े वकील, अभी बॉम्बे में बीमार हैं। तो ये 18 साल के थे, घर से चले गए। अब घर से जब लखनऊ चले गए तो वहां पर क्या करें, 11th किया हुआ था। तो धीरे धीरे वहाँ का जो सर्कल था, लखनऊ में नाटक को इतना बुरा नहीं समझे क्योंकि महानगर था। तो थोड़ा सा अच्छा वो हुआ और उनको कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे एक दो उनके दोस्त थे जो बहुत कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल टाइप लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम एनएसडी जाओ। उन लोगों के प्रयास से रंजीत भाई एनएसडी गए। इधर अभावों की वजह से अनु भैया की पढ़ाई छूट गई थी, तो अनु भाई मजबूरी में बाबूजी का जो टूटा फूटा भी चल रहा था, कर्जे में ही चल रहा था, थिएटर कंपनी पूरी बंद नहीं हुई थी, तो उसमें चले गए। अच्छा। और वहां पर करने लगे थे नाटक, पार्ट करने लगे थे, विष्णु बन जाते थे, ये बन जाते थे, वो बन जाते थे। और मेरी जो भाभी हैं जो लखनऊ से हैं, दिशा दीदी बोलते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग पहचान उनकी वैसे हुई थी ना हमसे। तो रंजीत भैया की जो वाइफ है दिशा दीदी, वो लखनऊ में थी, तो वो एक बार अनु भैया को ले गई वहाँ लखनऊ, और वहाँ पर एक परिषद नाटक कंपनी का एक कुछ वो था, संस्था थी, उसमें ये पार्ट करने लगे। और इतना अच्छा एक्टर तो उनके अंदर से भरा हुआ है, काम भाई के वो करने लगे। वहां से रंजीत भाई ने कहा कि तुम एनएसडी ज्वाइन। अच्छा। तो पहले रिलक्टेंट थे, थोड़ा वो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने खैर ऐसे एनएसडी ज्वाइन किया। फिर हमारे ही नाटक कंपनी में थे रघुवीर भाई,
तो रणवीर भाई को भी रंजीत भाई ने कहा कि तुम्हें एनएसडी वो तो उन्होंने थप्पड़ भी मारा, तुम्हें एनएसडी ज्वाइन करनी। अब क्योंकि बच्चे थे ना, ये लोग क्या करेंगे, एनएसडी क्या होता है, पढ़ाई थोड़ी होती है नाटक की। तो रंजीत भाई को पूरा श्रेय जाता है कि इन दोनों को एनएसडी, अच्छा अनु कपूर जी को और रघुवीर यादव को, हाँ, तो एनएसडी इस तरह से है। फिर तो रास्ते धीरे धीरे खुलते ही गए। हाँ, तो जब ये एनएसडी के बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में आए तो क्या पिताजी ने नहीं बोला कि थिएटर से ही जुड़े रहो या थिएटर को ही दो, सीखा है कुछ? तो नहीं, थिएटर तो बिल्कुल ही मर गया था। थिएटर तो कहीं ना कहीं पिताजी, मदर मेरी नहीं चाहती थी। अच्छा, मैं 74 की बात है, मैं दिल्ली गई थी, मुझे दिल्ली देखने का शौक। हाँ, तो दिल्ली रंजीत भैया ये लोग तो हॉस्टल में थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, जो वजीफा मिलता था, जो मंथली सरकार देती थी, उस पे चलता था, वो बहुत ही कम होता था। तो और मैं आ गई थी, भानु भाई थे, 2-3 रंजीत भैया के दोस्त थे, उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि बिल्डो को लेके जाओ, किसी के घर मेहमान बनो तो ये खाना तो मुझे याद है, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। भानु भाई शाम के टाइम मुझे लेके गए, एक बहुत बड़े राइटर थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बहुत बड़े उस जमाने में दिनमान के एडिटर थे। उनका घर था बंगाली मार्केट में, तो वहाँ मुझे लेके गए और उनकी बेटी विवाह मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। होता है ना, मैं भी थी 13-14 साल की कमरे में। उसके बाद 1-1.5 घंटा गप्पे की, उसके बाद भानु भाई ने कहा चले, मैं कहा चलिए भैया। अब उस जमाना ये था कि बड़े भाई के जितने दोस्त होते थे सब भाई भाई, है ना। अब हम चल दिए, तो भानु भाई बोले छक्के खा लिया। अब मैं ही सोच रही हूँ कि ये मुझे बंगाली में कुछ चाट पकौड़े खिलाएंगे, भूख लग रही थी, तो तूने भी अच्छे से खा लिया ना? नहीं भैया, विवाह ने पूछा तो था, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि ना करना है, तो हमने मना कर दिया। उन्होंने इतनी जोर से मुझे डांटा, मना कर दिया, और ये, और फिर रंजीत भाई के पास लेके लो कर लो बात, इसने मना कर दिया खाने के लिए, हम इसीलिए तो गए थे इतनी दूर, और ये तो ये सब चीजें एनएसडी में चलती रहती थी। पंकज भाई भी थे तब रंजीत भाई के साथ, पंकज कपूर और अनिल भाई सब थे। तो इस तरह से तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसी खाने के चक्कर में और कैसे टाइम पास, और रणवीर भैया मुझे हबीब तनवीर एक बहुत बड़े पर्सनालिटी है नाटक के, उनके यहाँ प्ले हो रहा था, वहाँ ले जाते थे। तो मैं बैठी रहती थी। एक दिन के वो कमल नीलिमा अजीम जो है, वो आत्रेयी का रोल कर रही थी, और उस दिन वो आई नहीं थी। अच्छा, तो मुझसे उन्होंने कहा हबीब साहब ने कि सीमा तुम प्रॉक्सी कर दोगे आत्रेयी कैरेक्टर की। मुझे तो ये नहीं मालूम था प्रॉक्सी क्या होती है। तो उन्होंने कहा बस जब भी आत्रेयी आए तो उसका डायलॉग पढ़ देना। हिंदी में था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने पढ़ा। हबीब साहब मेरे तलफ्फुज से प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा तलफ्फुज है, आत्रेयी तुम करो। मैं तो डर गई, मैं तो मम्मी मारेगी। अब खैर नहीं, लेकिन रंजीत भैया ने कहा नहीं तुम करो, तो आत्रेयी का रोल मैंने किया था। और उज्जैन के कालिदास समारोह में शिरकत की थी, और मुझे याद अच्छी तरह के विंग में रंजीत भाई खड़े थे, और एनएसडी के जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अल्फाजी वो खड़े थे, और मेरे नीचे उतरते उन्होंने कहा था ये बच्ची कौन है, इसको मैं बिना इंटरव्यू के सेलेक्ट करता। अच्छा, एनएसडी में, वरना एनएसडी में तो आईएएस भी आते थे जी, 2 आईएएस थे जो आईएएस बनने के बाद भी एनएसडी में, हाँ, और एनएसडी का जो कंपटीशन होता था वो बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने कहा मैं बिना इंटरव्यू के इसको सेलेक्ट करता। अच्छा, तो रंजीत भाई ने कहा अभी तो 10th कर रही है, और मम्मी ने कहा लड़की स्टेज पे नहीं जाएगी तो इसलिए एनएसडी नहीं हुआ। तो फिर आप राइटर कैसे बनी, डायरेक्शन में कैसे गए? मदर मेरी पोएटिस थी, उर्दू और हिंदी की बहुत, और साहिर साहब, कैफी साहब, इन सबके साथ उन्होंने डायरीज शेयर किए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी उनकी किताब थी। मुझे पता नहीं मैं राइटर कैसे बनी, लेकिन मैं अपने लिए ही कविताएं लिखती थी। अच्छा, मैं 10th में थी तब कविताएं लिखती थी। आज जब मैं उन कविताओं को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है इतनी छोटी बच्ची
वो ये कहाँ से आया होगा, तो शायद मैं पास्ट से कुछ लेके आई होंगी, अच्छा, पूर्व जन्म से कुछ यादें। एक कोई कविता सुनाएंगे ना उस टाइम की, अगर आपको याद है तो? ये कविता है 74 की। जब जिंदगी में कोई दुख नहीं था, कोई अफेयर टूटा नहीं था, भाई वो तो इतने छोटे समय आप सोच ही नहीं सकते थे। अपना और हमारा के बीच यह मेरा अटपटाकर जुड़ गया है। अपना और हमारा के बीच यह मेरा शब्द है ना, अपना और हमारा और मेरा शब्द, मेरा अपना और हमारा के बीच यह मेरा अटपटाकर जुड़ गया है। अपना कुछ था नहीं और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है। कह सकते हैं कि आप लेके आए थे, मतलब हाँ 10th स्टैंडर्ड में। हाँ नहीं, अजीब लिखती थी मैं कि फिर मैंने मम्मी बाबूजी पे एक लिखा था कि तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, जो अन्नू भैया ने उसमें भी बोला है। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक। अब ये 13-14 साल की बच्ची अभी ये लिख रही है, तो अभी मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ से आया होगा, क्या होता है। आपने जैसे बताया कि जो आपके भैया थे रंजीत भैया, उनके सारे दोस्त आप भैया ही भाई मानते थे, उन्हीं के दोस्त थे ओमपुरी जी। हाँ, बस एक वही रह गया। तो क्या ऐसा था कि उन्हें भी आप भैया कह के इनिशियली बुलाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ था कि पुरी साहब से मैं 79 में मिली, फर्स्ट ईयर में थी मैं, तो उनको पुरी साहब को, रंजीत भैया उनसे 1 साल बड़े थे उम्र में, लेकिन वो पुरी साहब बोलते थे। नसीर भाई भी पुरी साहब ही बोलते थे। सारे लोग उनको पुरी साहब बोलते थे, पता नहीं क्यों, उनका कुछ। तब वो स्ट्रगलिंग भी पढ़ ही रहे होंगे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे पूरी तरह से। तब भी साहब लोग कहते थे, सारे फ्रेंड्स को साहब कहते थे। नहीं, उनको एनएसडी जब वो पढ़ रहे थे तब भी पुरी साहब बोलते। अच्छा, पता नहीं पुरी साहब को अच्छा शुरू, तो हम भी पुरी साहब बोलते थे, पुरी साहब। अच्छा, पुरी साहब को मैंने 79 में देखा। ये जो थे पंकज भाई या अनिल भाई साहब या ये जितने भी लोग थे, या राज बब्बर भाई साहब, ये लोग एनएसडी में थे तब मैं 73-74 से लोग चलते। हाँ, तो 13-14 साल की थी मैं, और ये लोग सब लंबे चौड़े बड़े बड़े थे, जाहिर है 10-10, 12-12 साल मुझसे बड़े थे। तो उस समय संबोधन तो भाई ही होगा, और वो भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। तो अभी भी एक दिन राजभाई साहब मिल गए, अरे बड़े दिनों बाद देखा, बड़े सफेद बाल रख लिए। तो वो उनका स्नेह, उनका प्रेम वैसा का वैसा है। लेकिन पुरी साहब से मैं मिली पहली बार, वो 79 में मिली। तो वो जो दौर था, वो बचपने वाला, वो थोड़ा सा खत्म हो गया था, और डिस्टेंस भी थी, क्योंकि मैं पहली बार मिल रही थी, और तब तक मैं थोड़ा और शाय हो गई थी। तो उनको मैंने पुरी साहब ही बोला, कभी उसको मैंने भाई नहीं। फिर उनसे रोमांस और दोस्ती कब शुरू हुई? 79 से। क्या उनकी कौन सा वो इंसिडेंट था कि उस दिन लगा कि कुछ कनेक्शन? मेरी तरफ से तो कोई ऐसा कनेक्शन आया नहीं था, क्योंकि वो एज हमारी जो थी, गैप 10 इयर्स का। हाँ, 10 इयर्स का गैप। दूसरा गैप की भी उतना वो नहीं है, जितना ये था कि मेरे हीरो तो राजेश खन्ना थे। अच्छा, भाई देखो क्या है, हम उस दौर के हैं जब राजेश खन्ना हमारे हीरो हुआ करते थे, वो हमारे आइकन हुआ करते थे। या फिर दूसरा अगर चले तो भगत सिंह, और ये तो उसमें कहीं फिट ही नहीं थे पूरे साथ, तो है ना, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, हम जिस जमाने के हैं, यूं कह लीजिए कि किसी को देखना, आंखों में भी देख लेना, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे स्कूल में किसी लड़की को अगर एक लेटर आ जाता था, मैं एक घटना बताती हूँ, बहुत फनी है। 5th क्लास में एक कार्ड आया, पोस्ट कार्ड मेरे नाम का, तो एकदम पोस्ट कार्ड पे सीमा कपूर, यशोदा मंडी, आदर्श स्कूल। और मैं तो रोने लगी।
और रोते रोते मैं अपनी सहेली को लेके हेडमास्टर साहब के पास गया, किसी ने लव लेटर लिखा है तो प्रेम पत्र लिखा है मास्टर। उन्होंने देखा तो हंस दी, अब मेरी समझ में नहीं आया कितनी बदनामी की बात है, मुझे लेटर और लेटर में ये था, उसपे भी पढ़ भी लिया था मैंने, लेकिन लेटर आया मेरे नाम का, ये बात तो मारेंगी, हाँ मम्मी तो मारेंगी। उसमें लिखा था बहन सीमा मैं आज से राखी बंधवाना चाहता हूँ वो भी बदनामी, क्योंकि आपने लेटर क्यों लिखा, इतने बड़े नहीं हुए थे तो हम उस जमाने के हैं। तो हमारे लिए तो राजेश खन्ना हीरो थे, उनका नाम लेते ही लाल हो जाते थे, जबकि कभी देखा नहीं कुछ नहीं। तब तक हमें ये नहीं मालूम था कि राजेश खन्ना जो है मेरी बुआ ने उनको पाला था। ओह, लीलावती बुआ ने, मेरी सगी बुआ जी ने। अच्छा जी, क्या बात है। तो बचपन की ऐसी हैं बहुत सारी यादें हैं, कहाँ तक समेटे हैं कहाँ तक कहें, किताब पढ़िएगा उसमें बहुत सारी मिल जाएंगी। एक ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका एक इंटरव्यू जहाँ पर आपने दिल खोल कर बात की थी ओम पुरी जी और अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो आपने बताया था कि बहुत ही रोमांटिक इंसान भी थे, साथ ही वो अपने हिस्से की चीजें भी आपको दिया करते थे जब आप लोग डेट पे जाते थे। तो ये मैंने पढ़ा। क्या है ना, पुरी साहब में एक जो सबसे बड़ी खासियत थी जो आखिर तक रही, बुराइयां भी थी, हर इंसान में दोनों चीजें मुझे, लेकिन जो सबसे खासियत जो थी, जो मुझे मेरे दिल को इम्प्रेस करती थी, जिसकी वजह से सारे घर वाले भी ये थे कि भाई एस्टैब्लिश है नहीं, ये शक्ल सूरत ऐसी है तो कभी ये फिल्मों में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो माँ बाप तो यही देखते हैं कि बच्ची संपन्न घराने में जाए जिससे कि उसको जो तकलीफें देखी वो दोबारा न देखे। लेकिन पुरी साहब में जो एक सबसे बड़ी खासियत थी, एक तो वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे। शादी के बाद भी कभी उनका जिससे भी कभी अफेयर रहा हो या कुछ रहा हो, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। एक होता ना पत्नी के साथ थोड़ा सा उस व्यक्ति के लिए मजाक कभी नहीं। दूसरा वो इतने केयरिंग थे, अच्छा मेरे लिए नहीं, किसी के लिए, लड़का हो लड़की हो, माँ हो बाबूजी हो, कोई भी हो, और जेन्युइनली, जबरदस्ती का दिखावा नहीं था। एक तो वो, और दिखावा बिल्कुल नहीं था। पद्मश्री जब इनको मिला हमारी शादी के 2 महीने पहले, तो इन्होंने एक फिल्म की थी सुषमा, उसमें इनको बुनकर का रोल करना था। तो इन्होंने ना श्याम बाबू की फिल्म थी श्याम नगर, तो इन्होंने वो सीखा, बनाते थे और अपने हाथ से बना के पता नहीं कितने मीटर कपड़ा इन्होंने अपने हाथ से बना लिया। उसके बाद इन्होंने वो कपड़ा अपनी एक शर्ट बनाई, मेरा एक कुर्ता था, श्याम बाबू को दिया, ऐसे 2-4 लोगों को दिया है। तो पद्मश्री के टाइम ना इन्होंने वो ही सिंपल को खादी टाइप जो भी वो पहन के, और जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बनाया था उसी का बना कुर्ता, मुझे अच्छी तरह याद है। ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे धारियां थी और थोड़ा क्रीम कलर की धारी, बस। तो इतने सिंपल, और कोई उनको वो एयर होती है ना कि पद्मश्री मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लोग पार्टियां रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं। हम दोनों गए, शादी हो ही रही थी, 2-3 महीने हुए थे और पद्मश्री मिला। राष्ट्रपति भवन में इन्होंने लिया, तो वो चीजें मुझे अंदर अंदर ना उनके लिए बहुत। आपको डेट पे वो खरबूजा खिलाया कैसे? मैं नौकरी करती थी तो मेरी आर्थिक स्थिति उनसे तो बेहतर ही थी। हाँ, क्या जॉब करते थे आप? मैं पपेट थिएटर में थी, दिल्ली में। मैं पपेटियर थी। उसकी वजह से दुनिया घूम आई थी मैं। सरकार मुझे भिजवाती थी अलग अलग कंट्रीज में, हम लोग जाते थे जब वहाँ के इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। तो ये आपने क्या घर में रहते हुए सीखा कि जब पिताजी थिएटर नहीं, मैं तो दिल्ली आ गई थी
और मेरा लास्ट ईयर था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली में मैं एक कमरा लेके मुझे लगा कि मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, क्या करूँ समझ नहीं आया। अभी मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रही थी, तो मेरे उस जमाने में पूरे महीने का जो खर्चा होता था 600 रुपए का करीब। उनसे मैंने कहा था मुझे 600 रुपया महीना भिजवाया कीजिए। फिर शायद उन्होंने 6-7 महीने तक भिजवाया। यहाँ बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे उसके बावजूद। और उसी दौरान मुझे मेरी भाभी की जो छोटी बहन थी, उनके हस्बैंड आए, बोले पपेट थिएटर में नौकरी करोगी, 500 रुपया महीना। मैंने कहा करूंगी। ऐसे मेरे पपेट थिएटर मुझे कुछ नहीं आता। और मेरे डायरेक्टर थे दादी पदम जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है पपेट में। वो हमेशा मुझे तुमसे अच्छे तो ये करते हैं, तुमसे अच्छे तो ये करते हैं। वो ह्यूमिलिएशन जो है ना, मैं बोली मैं घर ले जाऊं पपेट, मैं वहां चलाऊं। तो स्ट्रिंग पपेट जो अपने राजस्थान में होते हैं वो घर ले जाती थी, उनको प्रैक्टिस करती थी। फिर उन्होंने मॉडर्न पपेट जो इंटरनेशनल जो है वो हैंड्स में जो पहन के भी करते, हैंड्स में रॉड पपेट और सब, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे। तो उस तरह से प्ले शुरू हुआ। तो पुरी साहब जब आते थे मिलने, तो मेरे 500 रुपए तनख्वाह थी मेरी, 150-200 तो मेरे किराया चला जाता था, पूरे महीने चलाना होता था राशन और ये सब। तो 50 रुपए मम्मी को भेजती थी। अब ये आते थे और खरबूजा लेके आते थे काटो काटो काटो, आधा तो खुद ही खा जाते थे, फिर वो आधे में से फिर खुद, और मेरे से मटन बना दो, ये मेरा 40 रुपए किलो का मटन होता था। तो ये इनका 2 दिन जो है ना, मेरे पूरे महीने का वो बिगड़ जाता था बैलेंस। करेक्ट। तो ऐसे रोमांस था। कितने टाइम आपका रिलेशनशिप चला, मतलब नॉट मैरिज से? मैं वही 79 से 90 पे मैंने शादी की। तब तक आपने डेटिंग किया 11 साल तक आराम से, मतलब अच्छा खासा रोमांटिक। लेकिन शादी हुई तो रिश्ता खराब हुआ। पता नहीं क्या शादी के लिए कैसे मनाया आपने फैमिली को? सबसे पहले तो बिकॉज़ आपने बताया कि वो स्ट्रगलिंग थे, लेकिन नहीं एक्टर बन गए थे अच्छे। हां, नोन नेम थे। 90 में तो थोड़ा सा अच्छा चल गया था सबका। और जब घर वालों ने देखा कि भाई एक रिश्ता है इनका, और तो उसके बाद तो फिर मैं भी इंडिपेंडेंट बहुत हो गई जी ना, पूरी दुनिया घूम आई थी, ये सब है। तो बल्कि मैं शादी को राजी नहीं थी। तो अनु भैया ने कहा कि तुम्हारा अफेयर है पूरे हिसाब से, है ना? मैंने कहा तुम्हारा कोई और अफेयर है? नहीं। तो शादी में ना किया। मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन मेरी गट फीलिंग थी कि अभी नहीं करनी चाहिए। शायद वो समय थोड़ा सा निकल जाता ना, पता नहीं, अब जो भी है डेस्टिनी ही। तो शादी हुई। शादी के बाद न जाने क्या हुआ, खुद पुरी साहब कहते थे कि क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि आपको क्या हो गया। तो चीजें ऐसी हुई कि मतलब 10 साल का रिश्ता एक ट्रस्ट पे बना, और शादी के बाद आपको पता चलता है कि किसी और के साथ अफेयर में अफेयर हो गया उनका। और वो बड़ा पेनफुल था, और उसमें तो ऐसे पागल ही जैसे हो गए थे। आपको कैसे पता चला कि कहीं और एंगेज्ड है, इन्वॉल्व हो गए हैं पुलिस साहब? मुझे मैं सिटी ऑफ जॉय के लिए गई थी। तो एक दिन ना चली जाती थी, वापस आ जाती थी, तो उनके दरवाजे से किसी ने ऐसे कार्ड डाला, उस पे लिपस्टिक का वो था। तो मुझे अजीब सा लगा मुझे ना, किसने कार्ड डाला उस पे लिपस्टिक, मतलब वो ऐसा सिग्नल जैसा था कि नहीं, सेही का कांटा पड़ गया है। हमारे यहाँ कहते हैं सेही एक जानवर होता है, कांटा छोड़ देता है, वो कांटा छोड़ता है। तो उसका कांटा अगर घर में हो तो झगड़े होते ही हैं। तो वो एक कहावत है कि सेही का कांटा मतलब आपके घर में शांति रह ही नहीं सकती। तो बस वो कार्ड जो था ना, वो सेही का कांटा था। और उसके आते ही मैंने कहा ये क्या है? देखो पीछे पड़ी है, तो कैसे कौन वो कर सकता है? कौन है? लड़कियां पढ़ती हैं पीछे, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। लेकिन वहां से मुझे थोड़ा सा चेंज
लगा कि कुछ समथिंग इज फिशी और समथिंग इज रॉन्ग। और वहां से फिर धीरे 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 चिट्ठियां मिट्ठियां वो सब, तो वो बड़ा पेनफुल था। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे घर छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रिश्ते इतने बिगड़े कि वो, मतलब जो सम्मान है मेरा, जब आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से, तो फिर आपने कन्फ्रंट किया था ये या तो ये या मैं? नहीं, ऐसा तो कन्फ्रंट नहीं किया था, या तो ये या मैं। वो तो खुद ही ये चाहते थे कि तुम आ जाएं। अच्छा। और मैं जाऊँ। अच्छा, उनका मतलब इतना? जी जी जी, पूरा पूरा उधर से भी प्रेशर था लड़की की तरफ से। वो तो होता ही है जब ट्रायंगल ऐसे बनता है। हाँ। तो जो वो इनसिक्योर तो हो ही रही होंगी बहुत हाँ। ज्यादा, क्योंकि हम हमारे रिश्ते में इनसिक्योर हो रहे थे। हाँ। जब जो हमारा सामाजिक रूप से रिश्ता था। yes. और फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हाँ। तो उनके लिए और भी इनसिक्योरिटी का बाइस था। वो चाहती थी जो मैं थी। ये बड़ा अजीब चीजें होती हैं कि आप, वो चाहती थी कि वो बीवी बन जाए। हाँ। और मैं चाहती थी मैं जहाँ हूँ वहाँ रहूँ, है ना। लेकिन मैं उस तरह के लड़ाई झगड़ों में जहाँ मार पीट हो, गाली गलौज हो, वहां तक नहीं आने देना चाहती थी। जब मुझे लगा कि ये एक सीमा जो है मर्यादा की वो क्रॉस होने लगेगी अब, तो मैं कभी ऐसा हुआ कि घर में आप थे और नंदिता भी आ रही थी? ऐसा नहीं, आपके रहते हुए नहीं? फोन आते थे ना, तो आई जाती थी, गायबाना ढंग से आ जाती थी। फोन सामने ही पूरी साहब लेने लगे। और फिर पूरी साहब बाहर मिलते होंगे तो आप? हाँ, वो तो नेपाल भी गए थे उनके साथ। काफी कुछ चीजें बिगड़ चुकी थी क्या? जैसे पुलिस साहब आपके ब्रदर्स के फ्रेंड्स थे, तो ब्रदर्स ने समझाया या वापस साथ लाने की कोशिश की? मैंने तो समझाया, लेकिन क्या होता है जब मैं ही उन्हें नहीं रोक पा रही हूँ तो दूसरा क्या रोक? जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिसके साथ एक इतना लंबा रिश्ता जिया था, तो ये लोग तो लड़ने को तैयार थे कि हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन मैं झालावाड़ चली गई अपनी मदर के पास। वो एक्टर थे, आप प्रेस में आकर बोलते तो भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता उस टाइम में, बिकॉज़ आप प्रेग्नेंट थी, आप वाइफ थी, तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। जी, प्रेस तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, हर रोज फोन आते थे। और रूमी मेरा भाई बना है, रूमी जाफरी, तो वो बोले 1 मिनट को बात कर लीजिए, 1 मिनट। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था, मैंने देखिए मुझे अभी भी उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो मैं कुछ भी, अभी मैं भरी हुई हूँ, कुछ भी कह के इसको खराब नहीं करना चाहता। क्योंकि आप आज कुछ बोलते हैं ना, रिश्तों को इतनी मर्यादा में रहना चाहिए कि कल को वापस दोस्ती हो तो आप शर्मिंदा तो ना होना कि मैंने ऐसे कहे, ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा मैं नहीं उनके खिलाफ कुछ भी कर सकती, वरना इन लोगों ने तो पूरा जेल भिजवाएंगे, ये कर दो, तुम वो कर दो। बोलो मुझे मारा है, पीटा है। मैंने कहा कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं ऐसे कैसे, 3 दिन तो जेल में भिजवा देंगे, फ्राइडे रात को अरेस्ट करवाएंगे, सैटरडे संडे देंगे। तो ये सारी चीजें जब होने लगी ना, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बस अलग से प्रकार करके कोई सवाल मत कीजिए, मेरा टिकट करवा दीजिए। और मैं पूरी साहब के यहाँ से आ गई थी, तो ना तो कुछ लेके आई थी, कपड़े सब वही थे, मैं के कपड़े पहन के सोती थी। और 3 दिन बाद टिकट कंफर्म हो गया था, मैं झालावाड़ चली गई। मैं कहा मम्मी मैं आ गई, मुझे नहीं लड़ना। मम्मी ने कहा देखो, हमें उनके वो जिस लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं लड़नी, फिर तुम में और उनमें बात क्या है। तो उनकी हिम्मत से, क्योंकि मैं उनकी बात बहुत, माँ मेरी बहुत समझदार है, और आज भी मैं ईश्वर की और अपने माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मैंने ना तो संयम खोया है, ना चीप हुई हूँ। क्योंकि गुस्से में और भुखमरी में आपको आपकी औकात मालूम होती है।
है ना? उससे में आपका पता पड़ता है कि आप किस लेवल पे मुझसे क्या निकल, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही है शायद हम पे, सरस्वती माता की, तभी लिख पाते हैं उनकी। कभी कभी ना तो पूरी आप पूरा पढ़ लीजिए, कहीं मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया उनके। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आपने जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता वो दिया है, आप उसके खिलाफ कैसे, आप भले उन्होंने गलत किया, लेकिन आप अपने बच्चे के खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं, और मैंने कहीं भी इंटरव्यूज में ये भी तक नहीं पढ़ा कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया उनकी कैरेक्टरलेस या आउटसाइड या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि बहुत ही आपने चीजें बताई, फैक्ट बताए, लेकिन बहुत ही डिग्निफाइड वे में। और दूसरा क्या है कि मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाह रही, लेकिन ना अच्छाई का भी थोड़ा सा तो घमंड होता ही है ना, होना ही चाहिए, है ना? होना ही चाहिए कि सचमुच मैं खुद भी सोचती हूँ कि मुश्किल। हाँ। और यहाँ से आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। यू वर प्रेग्नेंट, मम्मी के साथ जिंदगी अकेले बितानी है। हाँ। और इस टाइम उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक और नहीं रहा। Was it due to stress या फिजिकली कुछ दिक्कतें आई? पता नहीं, हो सकता है स्ट्रेस रहा हो सकता है स्ट्रेस ही रहा होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से तो मैं आज भी इतनी वो हूँ कि ना तो मुझे डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो वो कोई रीजन नहीं समझ में आया। डॉक्टर को भी उम्र का ऐसा हो सकता है ये हो गया, लेकिन डॉक्टर्स को तब तक हमने बताया थोड़ी था कि प्रॉब्लम चल रही है। मेरे लिए तो वो पर्सनल लाइफ वाली नहीं हो रही, ये हस्बैंड से सेपरेशन। हाँ, और उस वक्त तो बहुत ही कलंक होता था ना। हाँ। डिवोर्स जब भी बहुत राजस्थान में हम लोग रहते थे झालावाड़ के लिए, तो बस ऐसी शर्म से आप गड़ जाओ, धरती फटे, आप उसमें चले जाओ कि आपको किसी ने छोड़ दिया, और वो भी प्रेगनेंसी में। तो वो तो मतलब इतना, मम्मी से पूछते हैं सीमा क्यों आई है, तो मम्मी बोलती है नहीं वो पहली प्रेगनेंसी है ना, तो हमारे यहाँ रिवाज है, बहुत हो जाता है कि जैसे ही शादी के बाद अगर बेटी ज्यादा दिन के लिए रहने आ जाए तो वो मिडिल क्लास का है, पूछने लगते हैं क्या अभी कैसे आई, अभी कैसे आई। तो उनके लिए और मेरे लिए बड़ा मतलब बाहर निकलना ही ये कि कोई पूछ लेगा कि अरे गई नहीं अभी, है ना? तो वो बहुत ट्रॉमेटिक था। और उस पे फिर लॉस बच्चे का और भी ट्रॉमेटिक। कभी चेक ऑन करते थे पुलिस साहब कॉल करके कि प्रेग्नेंट है वाइफ या ये हुआ है? कुछ नहीं नई जिंदगी उन्होंने शुरू कर ली थी। उन्होंने नई जिंदगी शुरू कर ली थी, बल्कि वो बच्चा तो हर्डल ही था, बहुत बड़ा हर्डल था उनके लिए। अच्छा, क्योंकि नाम लेके आप क्लेम कर सकते थे या जो भी उनको डर होगा वो चीज, या फिर लोग भी कई बार क्या होता है प्रेग्नेंट औरत के साथ सिंपैथी चली जाती है। अब बोलते तो डेफिनेटली होती, चीजें डिफरेंट होती, लोगों का सपोर्ट होता है, डेफिनेटली लेकिन संसार लोगों से नहीं चलता। दो चार ही लोग आपकी जिंदगी में साथ हर जगह खड़े रहते हैं, चाहे कोर्ट में चाहे अस्पताल में, और वही अपने होते हैं, वही उस टाइम बहुत सारे लोगों का जो मैं देखती हूँ फेसबुक और ये इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, ये हैं, अच्छी बात है आपको लोग जाने, लेकिन जब आप तड़प रहे होते हैं तो आपके एक दो ही लोग होते हैं, आपके एक दो दोस्त होते हैं और आपके भाई होते हैं, दो चार लोग होते हैं। कैसे अपने आप को वापस संभाला और क्या नई जिंदगी में शुरू किया, जो कुछ बिखर गया था एक तरह से? कैसे मैं है ना, मेरी जन्म पत्री में 3rd हाउस में राहु है उच्च का। राहु आपको पराक्रम देता है, हिम्मत देता है। तो मेरी हिम्मत जो सब बोलते हैं ना, वो ईश्वर ने वो रख दिया है कि भाई तेरे को मैं इतने झटके दूंगा। बालाजी की सोप नहीं आते हैं, और उसमें हम लोग जब सीरियल लिखते थे तो कि भाई 4 इसमें वो आते थे ब्रेक, हर ब्रेक से पहले घूक देना पड़ता था ताकि अगले में वापस देखने के लिए। हर ब्रेक से पहले एक आपको। मेरी जिंदगी पूरी सोप है, डेली सोप है। अब सोचती हूँ कि अब जाके चलो अब चैन से एक ठक से फिर से नया दुख काहे खत्म नहीं होता, वो वाली संघर्ष खत्म ही नहीं होते।
संघर्ष जो है ना वो खत्म ही नहीं होगा। और फिर एक टाइम के बाद आदत हो जाती है कि जीवन ही संघर्ष है, करते रहो बस। और कुछ उसमें हमारा हाथ नहीं होता। हाँ। उसमें मतलब कुछ तो होता है, हम रिस्क ले लेते हैं तो जी अरे एक फिल्म बना ली, पैसे लगा दिए, रिस्क तो ये हमारा किया हुआ जी। लेकिन मेरे साथ मेरा किया हुआ रिस्क वो कुछ नहीं आए जितने कुदरत ने मुझे एक के बाद एक दी। अब देखो कंपनी नहीं चल रही है, हाँ। मेरा क्या हाथ है ना, सही। इन माँ बाप की मैं संतान हूँ, हाँ। जो ईमानदार भी है, कोई और काम नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते, तो भुखमरी है। फिर शादी की 11 साल के अफेयर के बाद तो उसमें मेरा क्या हाथ कि एक साल में मैं क्या गलत कर दूंगी, हाँ। एक साल में मेरा सब क्या मेरा बिहेवियर 11 साल संभाला था इस रिश्ते को, एक साल में क्या हो, और वो भी शादी के बाद इन प्रेगनेंसी, हाँ मतलब इस टाइम में तो वो खुद भी पूरी साल के बोलते हैं मुझे क्या हो गया था। तो इस तरह की चीजें जो होती रही ना जिंदगी में। लेकिन एक अच्छी बात थी मुझ में, एक तो सर्वाइवल की वो हिम्मत बहुत है, और मैं जिंदगी को एक किताब की तरह लेती हूँ। ठीक है, हाँ जैसे कहानी चल रही, मेरी भी ईश्वर ने कहानी लिखी, जब तक है तब तक मैं इसको अपना किरदार निभाऊंगी, और जो मैंने सिद्धांत बना रखे हैं उन्हीं पे जो मैंने एक सिद्धांत बना रखा है कि जिंदगी ईमानदारी से ऐसे जीनी है, ऐसे वो उसी पे चलना। अब उसमें कितने ही नंदिता केसेस कर ले मुझ पे जी उनसे भी आएंगे। क्यों, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि आप भी पूरी साहब के साथ अलग हुई, और आपका जो अलग होना है वो वाकई में मतलब बहुत दिल तोड़ देने वाला है। नई शादी हुई थी, अब प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम में आपकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आई थी। नंदिता ने घर बसाया था, नंदिता पुरी जी ने, उनको बेटा भी हो गया, पूरी साहब से अच्छी खासी जिंदगी चली। लेकिन फिर अचानक से वो एक बुक लिखती है ओमपुरी साहब की लाइफ पर, और उसमें वो उनका एक 14 साल की उम्र में जो एक 54 की मेड से सेक्सुअल रिलेशन था उसके बारे में लिखती है। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक्चुअली बुक से पहले ही पुरी साहब मेरे पास आ गए थे। अच्छा, 2009 के आसपास आई थिंक ये बुक आई थी। उससे पहले वापस जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो मेरे पास एक दिन रात को 1 बजे करीब फोन आया पुरी साहब, तब तक कोई ऐसा नहीं था, एक आध बार मिले थे, और टाइम के साथ कड़वाहट जो थी वो दूर हो गई थी, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। हाँ, तो उनका फोन आया, मुझे माफ कर दो, वहाँ से थे, माफी मांग रहे थे, कहीं क्या हुआ, ये हुआ नहीं, मैं हॉस्पिटल में, मेरा कल ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। तो यहाँ से वो दोबारा उनके साथ, उनके सेक्रेटरी थे, उनका कोई नहीं था। अच्छा, अब वो क्यों था क्या था मुझे उससे नहीं जाना, अकेले ही उनकी सर्जरी, अकेले मैं अकेला हूँ, सेक्रेटरी है, तो मेरे लिए तो वो भी एक ताजुब था। मैं तो गिलेरी अभी भी घर छोड़ के आई, इतनी सी मिल गई, तो उनके लिए भी मैं इतनी चिंतित रहती हूँ। तो मतलब फैमिली मेंबर नहीं है, तो जो भी रही हूँ परेशानियाँ जो भी रही मुझे, तो वहां से दोबारा फिर उसके बाद कुछ महीनों तक वो नहीं आया, खबर नहीं आई, मैं भी कहाँ पता करती हूँ। तो फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एकदम पैरालिसिस होने की नौबत आ गई थी, और ये धीरे धीरे तब तक हम लोग मैच्योर भी हो गए, एज वो थी, वो निकल गई थी, जो जिसमें वो ठहराव जिंदगी का आ गया था, आखिरी इनिंग खेल रहे हैं हम लाइफ की। तो उस वक्त एक आपको समझदार व्यक्ति चाहिए होता है जिंदगी में, जो आपको, अच्छा ना मम्मी ने कभी उन्हें उलाहने दी कि तुमने ऐसा किया था मेरी बेटी के साथ, ना अनु ने। अच्छा, अनु कपूर भी वो काम भी करते रहे, जबकि अनु भैया उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अनु भैया मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम मेरी यही है कि मैं अपने घर वालों के सामने रो नहीं सकती, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं, मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मेरा दुख तो समझते। तो इस तरह से ना वो दोबारा आए, और दुखी थे इसलिए आए,
यहाँ पर उनको एक समझदारी का एक साथ मिला, इसलिए आए, वरना इस एज में क्या लालच होता, क्या लालच था उनको कि वो मेरे पास आए, मैं कोई यंग तो थी नहीं, है ना, कि 16 साल की हो 18 साल की हो तो आप अट्रैक्ट हुए, है ना, मेरा काम भी ठीक ठाक ही चल रहा था। तो फिर वो जो था, लेकिन उसके बाद जो हमारे केसेस और ये वो बहुत सारी चीजें जो होती रही वो जी रही। एक इंटरव्यू में नंदिता ने कहा था कि जब ओमपुरी जी सीमा से अलग हुए थे तब उनके पास पैसे नहीं थे, तो मुझे एक मंगलसूत्र भी नहीं दे पाए। उनके पास बस एक फ्लैट था जिसमें वो रहते थे मुंबई में, और राजस्थान में एक जमीन थी जो सीमा को दी थी। पुलिस आपके पास पैसा था, अब वो कह दे क्योंकि इतनी बड़ी इंटरनेशनल फिल्म की थी उन्होंने, सिटी ऑफ जॉर्ज, और इतनी कमर्शियल फिल्म थी नरसिम्हा, है ना, काम बहुत अच्छा चल रहा था पुलिस। बात पैसे की नहीं, उनको क्यों उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया, मुझे तो वो भी नहीं दिया, मुझे तो खरबूजे में निपटा दिया। एक खरबूजा देके उन्होंने पूरा रोमांस खत्म कर दिया था। तो वो तो मंगलसूत्र तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी है, सोना दिया। और तब भी जो फ्लैट था उनका बहुत बड़ा था, मुझसे तो मेरे भाई बोल रहे थे उसको मत छोड़ो, वो तुम्हारी स्त्री संपत्ति होती, क्या होता है, धन होता है कि हाँ, जब आप जिस घर पे गए उनको निकलना चाहिए क्योंकि उनकी चॉइस है, यस, कहीं और जाना। लेकिन मैंने कहा मैं उस घर में रह के करूंगी क्या, जिस घर के मालिक के मन में ही नहीं हूँ मैं, तो जाना ही चाहिए यहाँ से। तो हमने तो बहुत आराम से वो छोड़ दिया। रही बात उनके पास पैसे थे और वो जमीन का जो है वो आप किताब में पढ़ लीजिए, पूरी क्लैरिटी है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है। नहीं, मीडिया में आपके बारे में भी बहुत कुछ तब कहा गया था जब इनके डिवोर्स हो रहे थे नंदिता जी के, तो उन्होंने ओमपुरी जी पर तो डोमेस्टिक वायलेंस और उन्होंने उस वक्त मैंने इसमें लिखा है, उस वक्त उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए थे ना, तब कि ये एब्सकॉन्डिंग है और इसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, पुलिस आपके लिए बोल रही थी वो, और ये है, और वो सीमा कपूर ने फोन पे कहा कि मारो इसको मारो। तो मैं झालावाड़ में थी और पुरी साहब और मुझे तो इन्होंने वो बना दिया था कि हम बहुत चीप, जैसे झोपड़पट्टी में रहते हैं उस तरह के लोग हों, जो किसी को फोन पे कह रहे हो पुरी साहब जैसे आदमी को कि मारो मारो और वो मार रहे हो, ऐसे होता है। उनका मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने रिस्पेक्टेड एक्टर, परफॉर्मेंस को बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन एंड के टाइम पे ये जो कंट्रोवर्सीज हुई, ये चीज अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। हाँ, और वो दिन रात दारू मतलब ड्रिंक करने लगे थे, ड्रिंक इतना करने लगे थे, डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते थे, बहुत ही खराब हो रहा था, संभाल ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं खुद उससे गुजर रही थी। अभी मेरे ऊपर डोमेस्टिक वो क्या कौन सा केस लगाया था, मानहानि का लगाया था, तो क्रिमिनल कोर्ट में हम खड़े रहते थे, हम आके घर में दोनों, ये कि सीमा इतना जिंदगी में इतना काम किया और हम जेब कतरों, रेपिस्ट और उनके बीच में बैठे हुए हैं कि हमारी बेल हो जाए। अब सोचो कहाँ से क्या है हम लोग, और अपने कहाँ लड़ाई। मेरा ये कहना है कि लड़ाई, मैंने आपको अभी बोला था, गुस्से में और लड़ाई में आपका स्तर देखा था, किस तरह की लड़ाई में भी मर्यादा रखनी पड़ेगी, मर्यादित लड़ाई लड़नी। खैर ठीक है, सबको अपने तरह से लड़ने का पूरा हक है, वो लड़े, आज भी लड़ रही है। पुलिस आप की डेथ से एक रात पहले वो अपने बेटे से भी बात करना चाहते थे, बट बात भी नहीं करने दी, बहुत ही दर्द में गए पूरे। उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रही। एक टाइम पर वो चाय की घड़ी पर काम करते थे, वहां से वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बने, इतनी फेम दिलवाई। हिंदुस्तान में अगर एक दो एक्टर का जो अभी तक का फिल्म इतिहास है जी,
उसमें पुरी साहब नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि जिस एक्टर की आप नकल कर लेना, नकल करने वाला एक्टर नहीं होता। पुरी साहब की आप नकल नहीं कर सकते, हर रोल में आपको अलग। तो लेकिन जाती जिंदगी में वो इस तरह की जो सड़क पे जो लड़ाई होती है ना, गाली गलौज, इस लड़ाई से वो बहुत घबराते हैं। तो मेरे से इसीलिए वो सही हो गया कि मैं उन्हीं की तरह थी। हमें इस तरह की चीज, इस तरह की लड़ाई लड़नी नहीं है, तो मेरे साथ तो बड़ा आसान हो गया उनको निकलना। क्या बैंक के दिनों में रहे थे उनके साथ, उनकी केयर कर पाए थे, वक्त गुजारा? बिल्कुल। क्या कहते थे के जो दिन थे वो मेरे पास ही रहते थे। हाँ। और पेन तो होता था उनको, तो जितनी सेवा कर सकती थी मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी, मैंने कहा कि क्या स्टोरी है। जब ये लोग रिलेशनशिप में थे तब ये लंबे समय तक एक साथ थे, जैसे इनके ऊपर शादी का दबाव आया ये नहीं रह पाए, तो आपका जो रिश्ता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही लंबा चला? नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं कहूंगी, कंपेनियन, पार्टनर, दोस्त। मेरे जितने भी अभी रिश्ते हैं ना, चाहे वो महिलाओं से हो या मेरे साथ के पड़े हो, मैत्री, बुद्ध ने कहा है ना, ये जो युग है मैत्री का युग। मैत्री, जो मैत्री होगी वही लंबी चलेगी। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अंडरस्टैंडिंग, और आज की लैंग्वेज में कहूँ तो वाइब मैच होती थी पूरी तरह से। तो मेरे भाइयों से भी मैत्री इसलिए चल रही, मेरी भाभीयों से भी मैत्री इसलिए चल रही, मित्रता इसलिए चल रही। रिश्ते अब अलग घटना। तो हमारा वो जैसे ही वो फ्यूडल सिस्टम है, तो पुलिस साहब में भी तो फ्यूडल घुसा हुआ है ना, है ना। तो शादी होते ही पत्नी के खाने में जैसे क्या है, पति के खाने में जैसे चीजें बिखरनी शुरू या ईश्वर ने। सीमा जी, आप भी एक राइटर है, और जब पुरी साहब के बारे में किताब में उन्हीं की जो वाइफ थी उन्होंने लिखा कि मेड के साथ इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप था, तब आपका क्या रिएक्शन था, और क्या पुरी साहब से इसके बारे में आपका? नहीं, मैंने उनसे पुरी साहब से बात करनी बंद कर दी थी। मैंने कहा पुरी साहब देखिए क्या है, सच्चाई बोलना अच्छी बात है, सच्चाई बोलना, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी और औरत के बारे में सच्चाई बोलने, क्योंकि आज की डेट में वो किसी की नानी होगी, किसी की दादी, उसने अगर आपके साथ एक रिश्ता जिया है, आपको कोई हक नहीं है, अनलेस आप पूछे उससे इजाजत ले, कंसेंट लेके कि भाई मैं ये लिख रहे हैं हम तुम्हारे बारे में, या तो वो उतनी बेबाक हो, और लेकिन आपने एक रिश्ता जिया है, आपको उनका नाम लेके कोई हक नहीं उसको बदनाम करने, क्योंकि उसने नहीं सोचा होगा कि कल को आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे और आपकी किताब होगी, और उसने ऐसे सोच के उसने रिश्ता नहीं किया था। वो चाहे कोई भी, चाहे वो आपकी साथ काम करने वाली हो, चाहे वो घर में काम करने वाली हो, या कोई किसी स्त्री को का अपमान, वो सच है कि झूठ है मुझे नहीं मालूम, उसको आपको कोई हक नहीं। ये गलत है, ये अनैतिक है, असैद्धांतिक है। ये भी आया था मीडिया में कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी थी, उन्होंने अपनी वाइफ के तौर पर अपनी जिंदगी का एक किस्सा उन्हें सुनाया था, उन्हें नहीं पता था कि किताब में छुपा है। वही ना कि आप मैं आपकी दोस्त हूँ, आपने दोस्ती में मुझे सब कुछ बताया है, अब जब मैं लिखती हूँ अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज बताती हूँ, देखिए पुरी साहब एक कैरेक्टर एक्टर थे, बूढ़े थे। एक बूढ़े कैरेक्टर एक्टर के बेडरूम पे झांकने में कौन इंटरेस्ट लेगा, मुझे बताओ? कोई नहीं। आप सलमान खान के बारे में बात करें, आप जो हीरो हैं उनके बारे में तो ऑडियंस फॉर, इनको लगा होगा लोगों को कि भाई ये इस तरह का रखेंगे तो ये किताब बहुत देखेगी, लेकिन पुरी साहब आर्ट फिल्मों के बहुत अच्छे एक्टर थे। किताब तो ऐसी होनी चाहिए थी उनकी कि लोगों की लाइब्रेरी में जानी चाहिए थी, स्टूडेंट्स उनसे पढ़ना चाहिए था कि ना कि ये चीजें।
वही कि एंड इसी की ज्यादा तरफ बात आते कर हुए रहे हैं। नहीं क्योंकि मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ किसी को। बस यही है। आपने कहा कि आपका तलफ्फुज बहुत अच्छा है शुरू से ही, और हमने सुना है कि आपने जानवी और खुशी को भी हिंदी सिखाई है या ट्रेनिंग दी है प्रोनाउंसिएशन की। वो तो बच्चे हैं मुझसे बोनी जी ने और श्री जी तब थी जी, तो उन्होंने कहा, रूमी लेके गया था, रूमी ने कहा रूमी गुड्डो बाजी, हाँ गुड्डो बाजी आप उनको सिखा देंगे। उस समय पूरी साहब गए थे तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं पास में ही घर था इन लोगों का, मेरे घर के 2 मिनट का ड्राइव थी 2 मिनट की, तो मैं चली जाती थी। और बच्ची बहुत प्यारी है और उसको मैं जितना भी थोड़ा बहुत कर सकती थी जब तक मेरा काम नहीं शुरू हुआ था। और सीरियल राइटिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन से सीरियल्स आपने लिखे? मैंने तो पहली सीरियल मेरी किले का रहस्य मैंने बनाई थी, 88 में टेलीकास्ट हुई थी, 86 में शुरू किया था। तब से सीरियल का लिखना करना, फिर बाद में ना ये जी के लिए किया, स्टार के लिए किया, काफी लिखे। बाद में जो सास बहू ज्यादा हो गया ना, तो वो पॉलिटिक्स मेरे से, मैंने कहा कि इससे राइटर खत्म हो जाता है। 24 घंटे आप है ना कॉन्स्पिरेसी ढूंढते रहते हैं कि ये कैरेक्टर और कैसे कॉन्स्पिरेसी, तो आप जो सोचते हैं ना लगातार, तो वही आप हो जाते हैं एक तरह से। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप सोचने के लिए कहाँ बैठती? घर में ही बैठती हैं आप दूसरे राइटर्स की तरह लोनावला खंडाला? नहीं जी, मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती लोनावला खंडाला। मेरे घर है, मेरी खिड़की है, उसमें ढेर सारी चिड़ियां आती हैं, उनके लिए मैंने वो खाने का रख रखा है। गिलहरियां आती हैं, 2-4 मेरे जो मैंने रेस्क्यू किए हुए गिलहरियां हैं, कुछ ये उनके बीच में बहुत अच्छा लगता है। झालावाड़ चली जाती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है। वहाँ पूरी साहब ने बहुत सारे, वो तो अपना आखिरी समय बुढ़ापा पूरा वहाँ बिताना चाहते थे, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ पेड़ लगाए थे आंगन में। तो अभी वो बहुत बड़े, अभी तो उसमें मोर भी आ गए होंगे, आम लगते हैं उसमें। तो मैं उन्हीं पेड़ों में जाके, वो उनकी निशानी है, गार्डन फुल ऑफ ट्रीज उन्होंने ही लगाया दिया है आपको। क्या बात है। छोड़ के गए, वो ये सोच के गए कि तुम्हें ये पसंद है, यहाँ बैठोगी सोचोगी। तो कह सकते हो एक टेंपल है आपके लिए वो जगह, है ना? और वो वहाँ की उनकी प्रेजेंस लगती है। आपकी और पुरी साहब की लव स्टोरी पे फिल्म बने तो उसका नाम क्या हो सकता है? हादसा। खूबसूरत हादसा, मतलब उस हादसे के साथ अच्छा वर्ड है। सीमा जी, फिल्म इंडस्ट्री का आप हिस्सा है और बहुत शानदार आप काम कर रही हैं, बेहद खूबसूरत भी आप हैं। और यंग एज में जब आप अलग हो गई थी और सिंगल थी, तब आपने वापस शादी करने का क्यों नहीं सोचा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। इस पे मैं इस बात को खत्म करने के लिए एक शेर फैज का याद आ रहा है मुझे। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मतलब कोई भी मंजिल जो होती है, मकाम मंजिल होती है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। उनकी गली से निकले तो ऊपर ही जाएंगे। क्या बात है। सीमा जी, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री में नाम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और बात करें अगर आपके नाम की, सीमा कपूर की, तो सीमा कपूर नाम से टीवी में भी एक एक्ट्रेस है जो बहुत ही पॉपुलर है, और उनसे भी हमने बात की थी। तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बताई थी कि मैंने इतने सारे इंडस्ट्री में काम किया, अपना नाम बनाया, लेकिन आज मेरी प्रोफाइल 2 दूसरी सीमा कपूर के साथ मिक्स हो जाती है। एक तो आप जो राइटर हैं और एक सीमा कपूर चिब्बर जो कि कैबिनेट डांसर है। क्या आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया? आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं? अभी मेरे भतीजे ने मुझे कहा कि बुआ आपका नाम वो करे तो 1960 की कैबिनेट डांसर का आता है। मैंने कहा 1960 में तो जन्म लिया है, तो पैदा हो गई नाचने लगी थी क्या? तो 1960 में अगर जितना हम लोगों को फिल्म की जानकारी है, सीमा कपूर नाम की कोई कैबिनेट डांसर नहीं जी नहीं। अच्छा, अगर हाँ प्राइवेट कोई हो तो वो हमें नहीं मालूम, इंडस्ट्री में तो कोई नहीं थी। अच्छा, कोई नहीं थी।
कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। सीमा कपूर जितना हम इतिहास जानते हैं सिनेमा, कोई कैमरे डांसर नहीं है। क्योंकि जितनी है बेला बोस है, बहुत सारी जितनी हम जानते हैं उनको, उनमें सीमा कपूर नाम की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी। अच्छा, फिल्म में नहीं थी तो जो अगर वो कैमरे कहीं और करती होगी होटल में, तो उनका विकिपीडिया में तो आना मुश्किल है, नहीं आता है गूगल पे। तो ये कैसे आया मुझे नहीं मालूम। तो मेरे भतीजे का कि ये सीमा कपूर की फोटो आपकी है और सीमा कपूर छिब्बर 1960 की कैमरे डांसर लिखा हुआ। तो मैंने अपने हिमांशु से कहा, मैंने कहा भाई इसको ठीक करो। तो उन्होंने वो फोटो तो हटा दिया। अभी वो फोटो मैंने देखा तो बेचारी ये सीमा कपूर थी, हाँ, जो टीवी एक्ट्रेस है उनकी आने लगी। ये राइटर है और ओमपुरी जी के पहले क्या होता था कि वो फिल्म डायरी आती थी, तो मुझे फोन आते थे कि आपको ये रोल के लिए एक बार आ जाइए, और एक बार मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ वो सीमा कपूर। और बेचारी रूबी को उस सीमा कपूर ने बताया कि मुझे आ जाता है फोन कि भाई वो डिवोर्स के बाद आप कैसा तो मतलब ये एक है। तो अब देखते हैं ये लोग कर रहे हैं गूगल भैया करो। और ये सीमा कपूर छिब्बर कोई कैमरा डांसर फिल्मों में तो नहीं थी, बाकी इतिहास हमें मालूम है। और ये राइटर सीमा कपूर है, ओमपुरी जी की एक्स वाइफ, अनु कपूर जी की सिस्टर, ये राइटर है और वो एक्ट्रेस सीमा कपूर है। सो प्लीज कंफ्यूज ना होइए। थैंक यू सीमा जी कंफ्यूजन की। सीमा जी बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, और आपसे बात करना एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है सभी लोगों मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात। पता नहीं क्यों एक शायद राजस्थान और एक पूरा एक वो है कि मैं बोलती चली गई, वरना मैं इतना बोलती नहीं हूँ। झालावाड़ सुनते ही तो मेरा भी वो एक हो ही गया था सॉफ्ट कॉर्नर राजस्थान से। तो वो मिट्टी की खुशबू और वो सारी हवा राजस्थान की वो सब रहती, तो उस हिसाब से मैंने भी सोचा कि आज अच्छे से ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर बुक। थैंक यू। सो पढ़िएगा, ये किताब है और जिंदगी से जुड़ी बहुत खूबसूरत बातें इस किताब में हैं, आप जरूर पढ़िए।